मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे हम कलाम हूँ। कल हम एम ए प्रीवियस के पर्चाए चहारुम के तहत उर्दू ज़बान और उसकी पैदाइश के मुख्तलिफ़ नज़रियात पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे और हमने गुफ्तगू शुरू की थी प्रोफेसर महमूद शिरानी के नज़रिए से। जैसा कि कल इशारतन मैंने अर्ज़ किया था कि प्रोफेसर महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ये नज़रिया पेश किया है कि उर्दू ज़बान की पैदाइश ख़ित्ता पंजाब में हुई, और उनका ये मानना था कि मुस्लिम फ़ातहीन जो हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हुए वो पंजाब के रास्ते से हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों में पहुँचे। वो हजरात अपने मुल्क की ज़बानें बोलते हुए आए थे, जिनमें अरबी, फ़ारसी, पश्तो और बाज़ दीगर ज़बानें शामिल थीं, लेकिन जब पंजाब की ज़बानों से उनका इख्तिलात हुआ तो एक नई ज़बान आलम वजूद में आई जो उर्दू कहलाई। शिरानी साहब ने कुछ अस्मा व अफ़आल और बाज़ दीगर तरीक़ों से वाहिद जमा बनाने का तरीक़ा और दूसरी मुमासलतों के पेश नज़र इस नज़रिए को कायम किया है। अरसाए दराज तक ये नज़रिया क़रीन क़यास नज़रियात में शामिल रहा, लेकिन नई तहक़ीक़, नई रिसर्च पुराने नज़रियों को रद्द कर देती है और नए नज़रिए को कायम करने की कोशिश करती है। वही हाल इस किताब के साथ हुआ कि जब माहिर निसादियात ने जदीद लिसानी तहक़ीक़ की रूह से तज्ज़िया किया, जायज़ा लिया, तो ये नतीजा किया कि जिस तरह से आब हयात में ये बताया गया था कि ब्रज भाषा से उर्दू पैदा हुई है, लेकिन माहिर लिसानियात ने यह फरमाया कि उर्दू की पैदाइश में ब्रज का रोल है, या उसके असरात हैं। वैसे ही पंजाबी ज़बान के असरात या उसका अस्माओ अफ़आल और ये वाहिद जमा बनाने का तरीक़ा और दूसरे ज़माइर का तरीक़ा और इस्तिलाहात वग़ैरह जो हमें दिखाई देती हैं उर्दू और पंजाबी में, दरअसल वो फ़ारसी और अरबी और पश्तो ज़बान के असरात से दोनों ज़बानों में पैदा हुई हैं, लेकिन ये नज़रिया भी रद्द कर दिया गया। अब एक नज़रिया और पेश किया, वो थे मौलाना सुलेमान नदवी ने, और वो उन्होंने पेश किया था अपनी किताब नक़ूश सुलेमानी में, और सिंध का नज़रिया पेश किया। उनका ये कहना था कि पहला मुस्लिम फ़ातिह मोहम्मद बिन कासिम पंजाब के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, और उसने अपनी हुकूमत की दाग बेल डालने की पहली शुरुआत ये की थी, राजा ताहिर पर हमला किया, और उसको शिकस्त देने के बाद वो अपने खलीफा, या ये कहिए कि अपने पीछे हुकूमत चलाने वालों को यहाँ छोड़ के वापस चले गए। तो नक़ूश सुलेमानी के मुसन्निफ़ का ये कहना है कि इंसान कहीं भी जाता है तो चाहे धन दौलत, ज़मीन जायदाद उसके साथ जाए ना जाए, उसकी ज़बान, उसकी तहज़ीब, उसका तमद्दुन उसके साथ हमा वक्त जहाँ वो जाता है वो साथ जाता है। लेकिन इस नज़रिए को भी रद्द कर दिया गया। कहा गया कि सिंध में सिंधी ज़बान पैदा हुई है, और जो मुमासलत अब बताई जाती है कि अरबी रस्मुल ख़त जिसके असर से सिंधी में लिखा जाने लगा, या उर्दू का नस्तालिक़ रस्मुल ख़त है वो फ़ारसी से है, लेकिन बाज़ मुमासलतें ऐसी हैं जिनको देखकर हमें धोखा होता है और हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई ये नज़रिया जो पेश किया गया है वो क़रीन क़यास हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नज़रिया पेश किया दक्कन में उर्दू का नज़रिया, उस किताब का नाम था दक्कन में उर्दू, और ये नज़रिया पेश करने वाले थे मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी। उनका ये कहना था कि मुग़ल बादशाहों ने और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कनी हिंदुस्तान को अपनी फ़तह का परचम लहराने के लिए वहाँ का मुहासरा किया, और बरसों तक वहाँ फ़ौजें पड़ी रहीं, और दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो वहाँ के अवाम जब दहली से यहाँ पहुँचे तो वो भी अपनी ज़बानें लेकर दक्कनी हिंदुस्तान पहुँचे, तो एक नई ज़बान वजूद में आई। जबकि आमना खातून नाम की एक माहिर लिसानियात दक्कनी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने कहा कि दक्कन में दक्कनी ज़बान पैदा हुई है, उर्दू नहीं। उर्दू तो यहाँ तब पहुँची थी जब उर्दू ज़बान
ایک ترقی یافتہ زبان کی صورت میں پیدا ہو چکی تھی۔ یہ گفتگو ہم اگلی نشست میں بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال خدا حافظ۔